मैं किरण सिंह, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स, डाइट मथुरा से। आज का हमारा टॉपिक है दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, युगपत समीकरण, जो कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट का यूनिट 14 है। सबसे पहले हम बात करेंगे युगपत समीकरण यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है। तो सेकेंड सेमेस्टर में आप एक चर वाले रेखीय समीकरणों को बनाना, हल करना और उनकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे ये आप सीख चुके हैं। फोर्थ सेमेस्टर है, उसमें आप दो चर वाले रेखीय समीकरण यानी युगपत समीकरण जो होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, कैसे हल करते हैं और उनकी सत्यता की जांच कैसे की जाती है ये सीखेंगे। युगपत समीकरण यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मैथ्स में जब एक से अधिक वेरिएबल से युग जो कई सारे इक्वेशन का ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं युगपत समीकरण। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 व a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश इक्वल टू 0। ये आपका एक युगपत समीकरण है जहां a b c या a डैश b डैश c डैश रियल नंबर्स है और x और y जो है वो चर है यानी वेरिएबल्स है। युगपत समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सबसे पहले दोनों जो अज्ञात राशि होती है यानी कि जो चर होते हैं, जो वेरिएबल है, जो एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी डी पी क्यू आर किसी के भी फॉर्म में हो सकता है, उसकी वैल्यू का हमको निकालनी होती है। और उसकी वैल्यू निकालते समय कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम समीकरण का जो फॉर्म होता है वो हम देख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और दूसरा अगर इक्वेशन हम लेते हैं a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। जब इस तरह के दो इक्वेशन हो और उसमें यदि a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश हो तो इस तरह के युगपत समीकरणों का एक अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है। सेकेंड कंडीशन जो है वो है कि यदि a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश इज इक्वल टू c अपॉन c डैश हो तो इस तरह के जो युगपत समीकरण होते हैं उनके अनंत यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। थर्ड कंडीशन बनती है कि यदि a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश इज नॉट इक्वल टू c अपॉन c डैश हो तो इस तरह के युगपत समीकरण का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता यानी कोई हल नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में पूछता है कि दो इक्वेशन दे दिए हों और ये पूछ सकता है कि इसके कितने हल होंगे या अद्वितीय हल होगा या फिर अनंत हल होंगे या कोई हल होगा या नहीं होगा, ये आपको उसमें पूछ सकता है कि इसको पता करिए या ज्ञात करिए। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया है उसको ये जो हमारे इक्वेशन का फॉर्म है इसी में रखेंगे यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए और दूसरा जो इक्वेशन है वो भी इसी फॉर्म में होना चाहिए a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0 जहाँ a और a डैश b डैश सी डैश ये रियल नंबर्स होंगे और x y की जगह आपका कोई भी अज्ञात राशि हो सकती है, y z या p q कुछ भी। इसके बाद हम देखते हैं कि युगपत समीकरण जो होता है उसको हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मेथड है उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकेंड जो है वो है विलोपन विधि यानी कि इलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि को लेकर हम आगे बढ़े तो इसमें क्या करते हैं कि किसी भी एक समीकरण से एक चर का जो मान होता है, जो एक वेरिएबल दिया हुआ उसका मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और फिर उस मान को दूसरे इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो थर्ड स्टेप होता है वो हमारा होता है कि केवल एक चर में नया समीकरण प्राप्त होगा और जिसे हल करके जो चर का मान होता है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार जो हमें चर का मान प्राप्त होता है उसको दिए हुए किसी भी इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें दूसरे जो चर यानी जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, युगपत समीकरण है ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y इक्वल टू -1। हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम नाम दे देते हैं यानी फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 2x माइनस y इक्वल टू -1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2।
अब हम क्या करेंगे कि किसी ऐसे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में हमने बताया कि किसी भी एक इक्वेशन से एक चर का मान दूसरे चर के मान के पदों में हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है उससे हम लेते हैं कि 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 है। तो इसमें हम देखेंगे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -y इक्वल टू -1। ये 2x इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x। और चूंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में माइनस है, तो डिवाइडिंग बोथ हैंड साइड बाय माइनस, यानी हम दोनों साइड में अगर माइनस से डिवाइड कर दें तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस 2x। ठीक है, ये जब हमको इसको इक्वेशन का नाम देते हैं 3। अब इस समीकरण जो इक्वेशन 3 है इसमें से y का जो मान है वो हम किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं। तो हम समीकरण जो 3 है उसमें से y का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो हमें मिलेगा, इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसको जब हम आगे रखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि 2x प्लस 3 और y की जगह हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 इक्वल टू 11। अब क्या करते हैं कि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे। 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा 2x में, तो 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x, और 3 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 11। यहाँ से हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2x और 6x ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x, और यहाँ हम देखते हैं कि 11 और प्लस 3 को इक्वलिटी के दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -3, यानी हो जाएगा 8x इक्वल टू 8। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई है x में, तो जब ये इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये डिवीजन में चेंज हो जाता है, तो 8/8 और 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये मिला हमें x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 मिल गई। तो अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हम सपोज करिए इक्वेशन 3 में रखते हैं। इक्वेशन 3 हमारा था y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये इक्वेशन 3 है। तो इसमें हम x की वैल्यू जब रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 और x की जगह 1 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 2 इंटू 1 2 होगा प्लस 1 y इक्वल टू 3। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। तो हल करने का मतलब है, किसी इक्वेशन को हल करने का मतलब ही होता है कि जो उसमें वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू ज्ञात करना। तो x और y इसमें वेरिएबल्स थे, चर थे, तो x और y की वैल्यू हमने निकाल लिया, यानी इस समीकरण को हमने हल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है सत्यापन। अगर क्वेश्चन में आपको कहता है कि इसका सत्यापन भी करिए, तब आप इस स्टेप तक आ सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि सत्यापन के लिए हम करेंगे जो भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारा जो सबसे पहला इक्वेशन था वो था 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ जरूरी नहीं है कि इक्वेशन 1 में ही आप रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू पुट करते हैं। 2x की जगह हम 1 लिखेंगे, प्लस 3 इंटू y की वैल्यू आई थी 3 इक्वल टू 11। 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया इक्वल टू 11। तो 9 प्लस 2 हो जाएगा 11 इक्वल टू 11। अब यहाँ हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सही है। तो ये सत्यापन का तरीका होता है। और कभी भी क्वेश्चन आपको पूछे कि इसको हल करिए, तो अगर आप यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सॉल्यूशन माना जाता है। और दूसरी चीज ये है कि आपका x और y की वैल्यू आपने सही निकाली है कि नहीं है, ये भी सत्यापन के माध्यम से पता चल जाता है। अगर x और y की वैल्यू कहीं भी गलत हुई होगी तो आपका कभी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में जब x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा मेथड है वो है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें जो क्या करते हैं कि जो दिए गए समीकरण होते हैं उनमें से किसी एक या दोनों समीकरणों को किसी ऐसे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं जिससे कि दोनों इक्वेशन में किसी एक चर के जो कोफिशिएंट हो वो आपस में इक्वल हो जाए।
और उसमें ये होता है कि इस प्रकार जो हमें इक्वेशन मिलते हैं उनको आपस में या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, जिससे कि जो इक्वल कोफिशिएंट वाले जो वेरिएबल होते हैं वो टर्म आपस में कट जाए और जो एक टर्म वाला इक्वेशन होगा वो हमें मिलेगा। इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो यह होगा कि एक चर वाले जो इक्वेशन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे और उससे वेरिएबल का मान ज्ञात करेंगे, और इस प्रकार जो हमें वेरिएबल मिलेगा उसको दिए हुए किसी भी इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें जो दूसरा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू मिल जाती है। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड पे आधारित हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको ये स्टेप थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है समीकरणों 3x + 2y = 11 तथा 2x + 3y = 4, इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं। 3x + 2y = 11, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। सेकेंड है 2x + 3y = 4, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे दोनों इक्वेशन में कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका आपस में या किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक टर्म या तो x वाला या y वाला आपस में कट जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों जगह हमें 6 मिलेगा, यहाँ भी 6 मिलेगा। तो ये 6x और ये 6x ये आपस में जब माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसमें इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं कि हमें मिलेगा 2 3 जा 6x + 2 2 जा 4y = 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मिला, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, इसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 2 जा 6x + 3 3 जा 9 y = 3 4 जा 12, ये हो गया मैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 6x इसको हम माइनस करेंगे, इक्वेशन 3 - 4 करेंगे। तो जब हम इक्वेशन 3 - 4 करेंगे तो जो नीचे का जो साइन है, चूंकि इक्वेशन 4 को हमें माइनस करना है तो जो नीचे के साइन है वो आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम 6x से 6x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 4 + 4y - 9y। तो जो जब साइन अपोजिट होते हैं तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -5y = 22 - 12, यानी कि ये हमें मिलेगा 10। ठीक है, तो y = हो जाएगा 10/-5 और ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी कि y = -2। अब हमें y की वैल्यू मिल गई, जब y की वैल्यू मिल गई तो y का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम रख देते हैं। ठीक है, तो हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 है हमारा 3x + 2y = 11, 3x + 2y = 11, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें जब हम रखेंगे y की वैल्यू तो हमें 3x हो गया +2 × y की जगह हम -2 रखेंगे, तो ये -2 जब हमने रखा तो = 11 मिला। 3x + 2 × 2 होगा माइनस, और लेकिन ये साइन जो होगा वो -4 का होगा, माइनस का होगा, तो = 11। अब ये साइन आपस में जब सॉल्व करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 3x - 4 = 11, दिस implies 3x = 11 + 4, दिस implies 3x = 15, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15/3, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, x की वैल्यू हमें मिली 5। तो हमने यहाँ x की वैल्यू 5 निकाल ली और y की जो वैल्यू है वो है -2, यानी कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सत्यापन का। तो सत्यापन के लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी x और y का मान किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। इक्वेशन 2 है हमारा 2x + 3y = 4, किसी भी इक्वेशन में आप रख लीजिए, ये सत्यापन है। तो अब यहाँ x की वैल्यू हमारी 5 आई थी, तो 2 × 5 + 3 × y की जगह हम रखेंगे -2, क्योंकि y की वैल्यू -2 = 4, 2 5 जा 10,
और प्लस थ्री का -2 में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 4। तो 10 में से 6 गया आपका, 4 बचा, 4 इक्वल टू 4। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाली है, वो सही निकाली है। और ये हमारा इस तरह का इस क्वेश्चन का सत्यापन हो गया। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि एक संख्या के 4 गुना दूसरी संख्या के 7 गुने से 2 अधिक है। पहली संख्या के 3 गुने का 2 गुने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योगफल 92 है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले चूंकि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं तो हम मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने पहली संख्या है x, और दूसरी संख्या जो है वो है y। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन दी है वो ये कह रही है कि एक संख्या का 4 गुना, तो मान लेते हैं पहले का 4 गुना यानी 4x, दूसरी संख्या के 7 गुने से यानी कि 7y से 2 अधिक है। 2 अधिक है तो चूंकि हमें एक इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन में क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन होता ही होता है। तो इज इक्वल टू का साइन जब लगाएंगे तो इसको हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। 4x जो है वो 7y से 2 अधिक है। बैलेंस करने के लिए अगर हम 7y में 2 ऐड कर दें तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरह हमें जो इक्वेशन मिला वो है, इसको हम कर सकते हैं 4x - 7y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड जो कंडीशन है वो ये कहती है कि पहले संख्या के 2 गुने यानी कि 2x तथा दूसरी संख्या के 3 गुने यानी कि 3y, ओके, का योगफल 92 है। यानी जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 92। संख्याएं ज्ञात करनी है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम इक्वेशन 2 में जो है, हम इक्वेशन जो 2 है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि इक्वेशन 2 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर इसमें इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो x वाला टर्म है वो 4x हो जाएगा, और इक्वेशन 1 में भी पहले से 4x है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमें ये x वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन 1 था उसको तो सेम वैसे लिख देंगे, 4x - 7y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 में जब 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें मिला जो नया इक्वेशन है वो मिला है 4x + 6y इक्वल टू 184। यह है इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 -3 करेंगे, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो नीचे का जो साइन है वो चेंज होता है। यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस है, तो प्लस जो साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ भी प्लस साइन जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है और ये साइन भी माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ये +4x और नीचे -4x ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -7y - 6y, जब साइन सेम होता है तो दोनों नंबर्स ऐड हो जाते हैं और साइन वही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -13y इक्वल टू +2 और -184 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -182। अब यहाँ से दोनों साइड हम माइनस से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 13y इक्वल टू 182। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू हो जाएगा 182/3, और ये 182/3 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 14। तो इस तरह y की जब हमें वैल्यू मिल गई तो हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं। जब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा 4x - 7 और 14 y की जगह 14 रखेंगे इक्वल टू 2। 4x - 14 से 7 जा होता है 98,
तो ये हो जाएगा 98 इज इक्वल टू 2, 4x इज इक्वल टू माइनस 98 को इज इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 98 और दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100/4 यानी कि ये हो जाएगा 25। तो हमें x और y मिल गई। x की वैल्यू है 25 और y की वैल्यू है यहाँ से 14। ठीक, तो हमारा जो फाइनल आंसर था वो यही है, x इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 14। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए और अगर जो बराबर है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है, आपने x और y की जो वैल्यू निकाली है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में एक घटा दिया जाए तो जो भिन्न का मान है वो एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान जो है वो 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं भिन्न का अंश, भिन्न का मतलब होता है कि उसमें अंश और हर दोनों चीज होती है। तो मान लीजिए कि अंश यानी कि न्यूमरेटर, किसी भी भिन्न का अंश यानी कि न्यूमरेटर मान लीजिए ये x है और भिन्न का हर यानी कि डिनोमिनेटर ये है y। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, x अपॉन y यानी अंश बटे हर है या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन, ये हो गया भिन्न। फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये कहती है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो यानी कि x + 1 कर देते हैं तथा हर यानी में से एक घटा दिया जाए यानी -1 कर दिया जाए तो हमें मिलता क्या है, भिन्न 1 मिलता है। तो अब ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x + 1 = y - 1 और x और y को हम एक जगह ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x - y = -1 और दूसरा जो इसका होगा ये होगा x - y = -2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन जो है वो ये कहती है कि यदि भिन्न हर में एक जोड़ दिया जाए यानी कि x अपॉन y जो भिन्न है उसमें अगर हम हर में यानी डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें यानी 1 ऐड कर दें तो जो भिन्न का मान है वो 1/2 हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे। ये है हमारा जो सेकेंड कंडीशन थी वो थी x अपॉन y + 1 = 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 2x = y + 1 और y के टर्म को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 2x - y = 1। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 था हमारा x - y = -2। ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को जरा ध्यान से देखते हैं कि कौन सा पद ऐसा है जो आपस में कैंसिल हो सकता है और अगर कैंसिल नहीं होगा तो आपस में किसी ऐसे नंबर से गुणा करना होगा कि वो जोड़ने या घटाने पे कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि -y है और यहाँ भी -y यानी हमको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है x - y = -2 और इक्वेशन नंबर 2 है 2x - y = 1। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे नीचे का साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस, माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो -y से +y कैंसिल हो गया और -2x और +x ये हो जाएगा -x और -2 और -1 हो जाएगा -3। दोनों चूंकि दोनों साइड माइनस है साइन है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों साइड से जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमें जो नया वैल्यू मिलेगी वो x = 3 मिलेगी। अब हमें x की वैल्यू 3 मिल गई है तो इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो x - y = -2 है। यहाँ x की जगह हम रखेंगे 3 - y = -2। तो यहाँ से हम -y की वैल्यू जब निकालेंगे तो -2 और ये +3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -y = -5 यानी कि दिस इम्प्लाइज y = 5। माइनस साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। तो जो हमारा क्वेश्चन में ये पूछ रहा कि भिन्न ज्ञात कीजिए और भिन्न हमने माना था x अपॉन y।
तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3/5। एक्स और वाई की जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमें मिला 3/। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगपत रैखिक समीकरण 2x + 5y = 17, 5x + 3y = 14 के कितने हल हैं। कितने हल है के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था 3 कंडीशन, उनका यहाँ यूज करना है। a'(x + b'(y + c' = 0। हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 5y = 17, इसको हम क्या करेंगे इसी फॉर्म में हम लिख लेंगे, यानी कि 2x + 5y, अब ये +17 इधर लाएंगे तो -17 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारा है वो भी इसके फॉर्म में लिख लेंगे, यानी = के दूसरे साइड राइट हैंड साइड में 0 होगा, बाकी वेरिएबल्स या कांस्टेंट जो है वो = की लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। तो 5x + 3y - 14 = 0। अब हमने जो कंडीशन बताई थी वो बताया था कि कितने हल हैं ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं a/a' निकाल लेते हैं। a/a' यानी कि इसमें a की जगह 2 है और यहाँ पे 5 है, तो ये हो गया 2/5। b/b' निकाल लेते हैं, तो b की जगह यहाँ 5 है और सेकेंड इक्वेशन में b की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा 5/3। और अगर c' निकालेंगे तो यहाँ पे -17 है और दूसरे इक्वेशन में -14 है। प्लस साइन है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ प्लस है तो अगर ये साइन माइनस का तो हम माइनस साइन निकालेंगे यहाँ से, -17/-14, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, ये हमें मिला 17/14। अब हम देखेंगे कि जो हमने a/a', b/b', c/c' निकाला उसमें क्या आपस में बराबर है और क्या बराबर नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमें मिलेगा a/a' जो है वो इज नॉट इक्वल टू है b/b' के, और स्टार्टिंग में ही हमने आपको कंडीशन बता दी थी कि यदि a/a' इज नॉट इक्वल टू b/b' के है तो ये अपने आप में कंडीशन शो करता है कि जो दिया गया युगपत समीकरण है उसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये चीजें आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंडीशन रिप्रेजेंट करती है कि जो दिए हुए युगपत रैखिक समीकरण है उनका एक अद्वितीय हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि युगपत रैखिक समीकरण 3x + 4y = 2, 6x + 8y = 5 का कोई हल नहीं है। सिमिलरली हम इसको दोनों जो इक्वेशन दिए हैं उनको ax + by + c = 0 और जो दूसरा इक्वेशन है हमारा a'(x + b'(y + c' = 0 इसके फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो हम इस इक्वेशन को जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 3x + 4y और ये हो जाएगा -2 = 0। जब सेकेंड इक्वेशन को हम लिखेंगे इस फॉर्म में तो हमें मिलेगा 6x + 8y - 5 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a/a' निकाल लेते हैं। a/a' ये हो जाएगा, a की जगह 3 है और a' की जगह 6 है, यानी 3/6। इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ओके, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, इस तरह 1/2 मिला। b/b' निकालेंगे तो ये होगा 4, b की जगह 4 है, b' की जगह 8 है, तो 4/8 ये जब आपस में कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 1/2। अब हम c/c' निकालते हैं, तो c/c' के लिए हम क्या करेंगे कि -2/-5 दोनों साइड जो ऊपर नीचे माइनस साइन है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 2/5। अब हम देखते हैं कि a/b', b/b', c/c' में क्या कुछ सिमिलरिटी है। तो यहाँ जब हम देख रहे हैं तो हमें जो कंडीशन मिल रही है वो ये है कि a/a' इज इक्वल टू है b/b' के और ये नॉट इक्वल टू है c/c' के। तो जो ये कंडीशन है
ये अपने आप में रिप्रेजेंट कर रही है कि युगपत समीकरण का कोई भी हल नहीं है। जब आप इस कंडीशन को शो कर देंगे कि हाँ यहाँ a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश इज नॉट इक्वल टू c अपॉन c डैश है, इसका मतलब है कि ये अपने आप में प्रूफ करता है कि ये जो रैखिक समीकरण है युगपत, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू।